उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एपेक्स लेवल पे जो भी मेजरमेंट्स कंट्री में हो रहे हैं वो हाईएस्ट लेवल पे नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी करेगा। तो आपके कंट्री में नेशनल मेजरमेंट इंस्टीट्यूट जो है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है, वो जितने भी वर्ल्ड में नेशनल मेजरमेंट इंस्टीट्यूट्स है उनसे कोलैबोरेट करके जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको डिफाइन करता है। जितनी भी एसआई यूनिट्स हैं, जितनी भी डिराइव्ड यूनिट्स हैं, उनको डिफाइन करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो यूनिट है, सबसे इंपॉर्टेंट जो यूनिट है वो है टाइम। मैं टाइम क्यों कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी यूनिट्स हैं, मैं बताया अभी आपको 7 यूनिट बेस यूनिट है। टाइम ऐसी क्वांटिटी है जो कि सबसे एक्यूरेटली मेजर कर सकती है। सबसे पहली बात तो मैं बताऊंगा आपको टाइम के बारे में। टाइम हम मेजर करते हैं क्लॉक से, घड़ियों से। तो आपके रिस्ट वॉच में भी घड़ी है, उसके बारे में बात करेंगे और उसका क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, टाइम से क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे हम। थोड़ी बात करेंगे। आपको मालूम है क्लॉक्स जो एक नई घड़ी हमने बनाई है एनपीएल में, उसका नाम है सीजियम फाउंटेन। तो सीजियम फाउंटेन के बारे में बात करेंगे। और एक नया बहुत हाई ऑर्डर की, हाई एक्यूरेसी की नई घड़ी बना रहे हैं, उसका नाम है ऑप्टिकल क्लॉक। उसके बारे में थोड़ा सा बात भी करेंगे। इन एटॉमिक क्लॉक्स का आपकी जीवन में कैसे, हाउ दे आर अफेक्टिंग योर लाइफ, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा होगी। सो वी विल टॉक अबाउट ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। आपके पास मोबाइल्स होंगे, आपके मोबाइल में जीपीएस सिग्नल आता होगा। जीपीएस सिग्नल जो है वो नेविगेशन सिस्टम से ही आता है और नेविगेशन सिस्टम जो है एटॉमिक क्लॉक्स के ऊपर बेस्ड है। जितना भी मेजरमेंट हम करते हैं आपकी पोजीशन का, वो एटॉमिक क्लॉक से ही होता है। तो वो कैसे होता है उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे और दूसरे उसके बारे में, एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो टाइम जो है, मैं उधर आ जाता हूं। टाइम इज डिफाइंड लाइक दिस। इट इज ए डेफिनेशन व्हिच वाज गिवन many centuries back, you know. What then is time? If no one asked me, I know. If I wish to explain to him who asked, I know not. So this was said by a philosopher, and there are many definitions of time. So we also know in physics that, you know, there are arrows of time, like entropy only moves in one direction, electromagnetic waves moves in one direction. The expansion of universe since the Big Bang is in one direction. So there are arrows, you know, arrows of time. Does time have a beginning or an end? हम लोग बात करते रहते हैं कि Big Bang जो है was the start of time. Important quantity है और ये मेजरमेंट साइंस में इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। कोई भी चीज का मेजरमेंट आप करते हैं, भले ही लेंथ का मेजरमेंट करते हैं, उसमें भी टाइम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। आप लेंथ का मेजरमेंट स्केल से करते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड से रिलेटेड है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड की हेल्प से ही हम लोग विद द हेल्प ऑफ एक्यूरेट टाइम मेजरमेंट हम लेंथ को मेजर करते हैं। तो इसलिए टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटी बाय व्हिच वी आर कनेक्टेड। एंड डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ टाइम में अगर आप देखेंगे बहुत लंबी डेफिनेशन है। टाइम को हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं, ऐसा वर्ड है जो आप हमेशा यूज करते हैं। अगेंस्ट टाइम, अहेड ऑफ टाइम, एट वन टाइम, एट द सेम टाइम, एट टाइम्स, बीट समवन्स टाइम, फॉर द टाइम बीइंग, फ्रॉम टाइम टू टाइम, इन गुड टाइम, इन नो टाइम, मेक टाइम, मेनी ए टाइम, ऑन टाइम, आउट ऑफ टाइम, टेक्स वन टाइम। सो देयर आर सो मेनी फ्रेजेस व्हिच वी यूज। आप किसी से कॉमनली भी बात करेंगे ना, आप टाइम को कम से कम जो है एक दिन में 10 बार यूज करते होंगे।
किसी ना किसी मतलब से, you know, and every time you have a different meaning also of time. So time is such an important word that we need to know what it is scientifically, how we define time. हम जो है टाइम इंटरवल को एक रेगुलर कांस्टेंट रिपीटेड प्रोसेस के हेल्प से मेजर करते हैं. जैसे हमें मालूम है पेंडुलम, इट्स ए रिपीटेटिव रेगुलर रिपीटेटिव प्रोसेस. तो क्लॉक का डेफिनेशन है ए मींस ऑफ कीपिंग ट्रैक ऑफ इंक्रीमेंट्स ऑफ टाइम एंड डिस्प्लेइंग द रिजल्ट. सो हम इस कांस्टेंट रिपीटेटिव मोशन को मेजर कर रहे हैं, तो उससे हम क्लॉक बनाते हैं. बहुत सारी डेफिनेशंस, बहुत सारी तरह की क्लॉक्स डेवलप ऑफ वन डे. This was the definition which is going on from many civilizations actually. So this has been measured with the help of sundials. Earlier there were no clocks as such, so there were sundials, and the sun was the shadow of the sun used to give us the reference that how time was measured. You know, shadow clock or is sundial clock. So the pendulum clock, actually this thing is not coming, but the pendulum clock is the one which is first invented in 1582, and आपने हुगिन्स का नाम सुना होगा. उन्होंने इसको एक नेचुरल पीरियड ऑफ ऑसिलेशन के बारे से लिंक कराई है. सो इसकी एरर जो है बहुत कम थी. पहली बार इतने कम एरर से 1 मिनट ए डे से ये पेंडुलम क्लॉक चलती थी. तो ये 1582 में इसका पहली बार एक ऐसी क्लॉक बनी जिसको 1 मिनट एक डे में लूज या गेन करती थी उसे. फिर जो है वो हमारी ये इस तरह की घड़ियां बनी. हमें बहुत सारी पेंडुलम क्लॉक्स और व्हील बैलेंस व्हील बनी. एक जॉन हैरिसन कारपेंटर थे यूएस में, यूके में. उन्हें क्वीन ने एक काम दिया कि आपको, हम शिप्स हमारे जाते हैं समुद्र में, उनको डायरेक्शन नहीं पता चलता है. They are not able to find where they need to go. So for that purpose एक उन्होंने क्रोनोमीटर बनाया, बहुत एक्यूरेट क्रोनोमीटर बनाया, जो 1971 में बना. और इसके लिए नेविगेशन पर्पस था. इसका नेविगेशन का मतलब होता है कि टू फाइंड आउट योर डायरेक्शन, वेयर यू आर गोइंग, यू नो, हाउ टू, यू नो, सपोज दैट यू आर इन ए सी, ओशन में, समुद्र के बीच में है, आपको मालूम नहीं है कि कौन सा ईस्ट, ओनली सन इज द रेफरेंस पॉइंट देयर, sun, direction of the sun, but then even then you cannot accurately measure your distances as such. So for that purpose, the Britishers, they made this chronometer, and this was having a very good accuracy actually, 1/5 of a second in a day. So this person was awarded very highly by the British Queen as such. फिर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल आया. इसके बारे में थोड़ी, आप लोग फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं, 11th-12th के स्टूडेंट्स हैं, तो उसके बारे में क्वार्ट्ज क्या होता है इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे, क्योंकि क्वार्ट्ज क्रिस्टल ही आपकी घड़ी के अंदर है जो आप रिस्ट वॉच पहने हैं. क्वार्ट्ज जो है एक मटेरियल है जो इट इज हैविंग ए डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न इन 3 डायमेंशंस, लाइक ए टेबल सॉल्ट और ए शुगर. इट्स ए क्रिस्टल बेसिकली. So क्वार्ट्ज का क्रिस्टल किससे बना है? मिट्टी से, सैंड से. इट्स ए सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, यू नो, अरेंज्ड इन ए क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2. So it is SiO2 is a quartz crystal. SiO2 से बना है क्वार्ट्ज. तो ये तो हमें मालूम है कि इट्स abundantly found in nature. It's commonly called as sand. But sand is amorphous, but this is crystalline matter, what we are talking about. So this is the structure of, I think the battery is gone. So this is the electromechanical nature of piezoelectric material. This quartz crystal is a piezoelectric material, and if you apply force, charges separate, and it is like a simple battery. So now let's talk about opposite thing. We, instead of
instead of pushing and pulling, we apply current to this crystal. अब हम इस क्रिस्टल के ऊपर करंट लगाते हैं. जैसे ही करंट लगाई हमने, तो क्रिस्टल जो है अपने आप उसके साइज चेंज हो गया. With this switch open, the crystal material is now pressed. Thank you. And so right now there is switch is open. So this is the, and as soon as we close this and we apply current to this crystal, the crystal gets shorter and fatter. And opposite happens when we apply the reverse polarity. The crystal gets longer and thinner. So what is the piezoelectric effect actually? The deformation of the crystal structure will result in the electrical current. The changing the direction of deformation, that is pulling it, will reverse the direction of the current. If the crystal structure is placed in an electrical field, it will deform by an amount proportional to the strength of the field. So higher the field, the more the deformation. ये भी है, मतलब ज़्यादा करंट लगाओगे तो ज़्यादा deform होगा. The same structure is placed in electrical field with the direction of the field reverse, deformation will be opposite. This already I told you. So the quartz crystal is again shown here, and this is the tension and compression. And basically the quartz crystal exhibits the reverse piezoelectric effect. The internal generation of mechanical strain resulting from the applied electrical field. So if we apply electrical field, the structure changes as such. So this is the quartz, natural form of the quartz. आप नेचर में समुद्र की तह पे, अर्थ की कोर में, अर्थ की सतह पे बहुत तरह के क्रिस्टल्स मिलते हैं जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के होते हैं. ये नेचर ने बनाए हैं, हमें दिए हुए हैं. ये क्रिस्टल्स जो है पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाते हैं. These are the crystals which are being used in your wristwatch. So क्वार्ट्ज क्लॉक में क्या होता है? ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो है एक पीरियोडिक मोशन देता है, पीरियोडिसिटी देता है आपको इस तरह की, बिकॉज ऑफ दिस पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हिच आई टोल्ड यू अबाउट. So this is very similar to the tuning fork which you have studied in your physics labs. The tuning fork भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है, ऐसे ही क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है. और इसकी रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि जो आपकी क्योंकि घड़ी में लगाना है, इसमें बहुत छोटा साइज होना चाहिए, इसको पावर बहुत कम लेनी चाहिए, करंट जो ड्रॉ करता है पुश और पुल के लिए बहुत कम लेनी चाहिए. इट शुड हैव लो पावर डिसिपेशन. It should of course have a low cost. ये तो मिट्टी है, sand, silicon dioxide is very abundantly available. So it is of course having a low cost. और इसकी जो frequency है ना वो बहुत stable होनी चाहिए. ये नहीं कि थोड़ी देर बाद frequency change होगी, फिर आपका clock का मतलब नहीं रहेगा ना फिर, अगर उसकी frequency change हो गई तो. So इसकी वजह से ये इसकी frequency होती है 32768 Hz. कैसे इसको divide करते हैं? 2 to raise power 15 is 32768 Hz. So ये जब 32768 ऑसिलेशंस कर लेता है तो 1 सेकंड इंपल्स आ जाती है. जैसे 2 महीने में एक आध बार कभी एडजस्ट करनी पड़ती है, तो क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है. So these are the problems by which quartz crystal is not being used by scientists. इसमें बहुत सारे एजिंग मैकेनिज्म्स हैं. एजिंग मतलब कि ये क्रिस्टल शू में जब बनाया है, क्रिस्टल आपकी घड़ी में डाला गया तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा था, बहुत सही टाइम दे रहा था, लेकिन 10 साल बाद 15 साल बाद इसकी परफॉर्मेंस चेंज हो गई, क्रिस्टल ने टाइम देना एक्यूरेटली खत्म कर दिया. सो दीज आर कॉल्ड एजिंग मैकेनिज्म्स. अगर आपने टेम्परेचर दिया स्टेप तो एकदम से फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है. अगर आपने बहुत तेजी से ऐसे शॉक दे दिया इस घड़ी को, अपनी घड़ी को, तो इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी. शॉक दे दिया तो एकदम से फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी. आपने फ्रीक्वेंसी का बैटरी निकाल के फिर से बैटरी डाली, तब भी इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी चेंज हो जाती है. सो दीज आर वेरियस इफेक्ट्स बाय व्हिच दीज क्वार्ट्ज वॉचेस आर गेटिंग अफेक्टेड. इंटरनेशनली क्या माना गया कि हमने नॉर्मल जो वे ऑफ डिफाइनिंग टाइम है कि आज जो है 18 जनवरी 2016 है, अभी टाइम इतना हुआ है, तो उसकी जगह पे साइंटिस्ट ने एक जूलियन कैलेंडर बनाया हुआ है
जिसमें हर डे को जूलियन डेट के हिसाब से माना जाता है। आज की तारीख जो है मॉडिफाइड जूलियन डेट के हिसाब से 57405 है, और 0.5 इसलिए क्योंकि ये 12 बजे के बाद का है टाइम। So these are the time formats on which scientists work upon. So this represents 18 January 2016. This is the date of modified Julian. अगर 19 जनवरी को 57406 हो जाएगा, 20th जनवरी को 57407 हो जाएगा. So this will keep on advancing by one day. So अभी मैंने बात करी आपको एक अलग अलग चीजों के बारे में, पेंडुलम के बारे में, फिर इसके बारे में बात करी मैंने क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स की फ्रीक्वेंसीज के बारे में. लेकिन नेचर ने भी बहुत अच्छा हमें एक ऑसिलेटर दे रखा है which is Earth's rotation. So Earth's rotation is a very perfect periodic motion. God gift है हमारा कि rotating Earth is the perfect periodic motion. So अब इसकी बेसिस पे ही 1960 से पहले टाइम डिफाइंड था कि अर्थ जो है एक दिन एक रोटेशन में जितना टाइम लेती है उस टाइम को 186400 से डिवाइड कर दो, 1 सेकंड निकल आएगा. सो व्हाट इज 1 सेकंड? डिवाइड द 1 डे अर्थ टेक्स टू रोटेट बाय 86400, दैट इज 1 सेकंड. लेकिन ये डेफिनेशन जो है टाइम की चली नहीं बहुत दिनों, मतलब 19th सेंचुरी में चेंज करना पड़ा इसको. थोड़े दिन तक अर्थ की ऑर्बिट अराउंड द सन को भी उन्होंने माना, विच इज बेसिकली 1 ईयर. लेकिन ये भी काम नहीं करा. ये काम क्यों नहीं करा? अब साइंटिस्ट ने जब मेजर करा, हम लोगों ने कि लैब में जब मेजर करा तो अर्थ का रोटेशन भी परफेक्ट नहीं पाया गया. अर्थ का रोटेशन हम सोचते रहे बहुत दिनों तक कि अर्थ का रोटेशन is a perfectly periodic motion, which is not correct. Why Earth's motion is not perfectly periodic? Because of the various factors Earth is experiencing. Like melting of ice is changing its frequency. The ocean currents is changing its frequency. The earthquake which has happened, it shortens the day by about 1 millionth of a second. This has been measured. So the earthquakes themselves measure the periodicity of the Earth's rotation. So there are many factors by which the Earth's rotation is not periodic. And इसको measure करा गया. फिर कैसे हिसाब से सेकंड को निकालते हैं अगर हम, तो उसमें डिफरेंस आते हैं. So ये पाया गया कि अर्थ टर्न्स फास्टर इन द नॉर्दर्न विंटर. अर्थ स्लोली जो है ना फास्ट हो रही है, दो इट इज वेरी स्लोली इट इज चेंजिंग इट्स पीरियोडिसिटी, बट देन अर्थ इज टर्निंग फास्टर इन द नॉर्दर्न विंटर. सो इट इज नाउ विद द हेल्प ऑफ एसआई यूनिट्स ने कहा कि अर्थ की डेफिनेशन जो सेकंड की डेफिनेशन है वो अर्थ 1770 periods of oscillation corresponding to transition between two hyperfine levels of the ground state of cesium atom. एक cesium atom ले, मैं उसके बारे में थोड़ी अभी बताऊंगा क्या हम बात कर रहे हैं इसके बारे में. एक cesium atom ले और उसमें ट्रांजिशंस करें कुछ, और उस ट्रांजिशन की फ्रीक्वेंसी को मेजर करें, तो उसके बेसिस पे अगर इतने ऑसिलेशंस काउंट करें तो 1 सेकंड बनेगा. तो ये जो है ना, इससे जो है इससे कैलेंडर चेंज हो गए सब. एसआई यूनिट्स की वजह से चेंज हो गई, और फिर हमारा यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम बना. तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट है हर्ट्ज. 1 hertz equal to repetitive occurrence of 1 event per second. Hertz we know is reverse of second. F is 1 by t. So F is 1 by tau. So फ्रीक्वेंसी सोर्सेस कौन कौन से हमने बात करी? रोटेटिंग अर्थ, पेंडुलम, क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर, और अब हम बात करेंगे एटॉमिक फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड के बारे में. हर क्लॉक में एक फ्रीक्वेंसी सोर्स होता है, एक काउंटिंग मैकेनिज्म होता है जिसको हम सेट कर सकते हैं और सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, और फाइनली डिस्प्ले होता है जिसको हम पढ़ते हैं फाइनली, चाहे वो डिजिटल क्लॉक हो चाहे एनालॉग क्लॉक हो. और उसमें हम
इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एक्यूरेसी और स्टेबिलिटी। एक्यूरेसी और स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। एक क्लॉक टेक्नोलॉजी बनी पहले जो वाटर के बेसिस पे बनी थी, सैंड के बेसिस पे बनी थी, वेट्स के बेसिस पे बनी थी, और रेजोनेंट प्रोसेसेस जो है पेंडुलम में हुए, हेयर स्प्रिंग बैलेंस में हुए, बैलेंस व्हील में हुए, क्वार्ट्ज क्रिस्टल में हुए। So all these are different types of clock technologies which have been invented. तो पहले जो है BC 4th मिलेनियम BC में 12 एक दिन को 12 घंटे में बांटा गया। फिर सनडाइज वाटर क्लॉक्स बनी जिनकी एक्यूरेसी 24 आवर्स में 1 आवर की थी। फिर ये एक्यूरेसी बढ़ती बढ़ती चली गई, धीरे धीरे जो है बेटर बेटर क्लॉक्स बनती चली गई। पेंडुलम क्लॉक जो है 100 सेकेंड्स एक दिन में लूज या गेन करती थी। फिर हमारे क्वार्ट्स के बेसिस पे, क्रिस्टल्स के बेसिस पे घड़ियां बनी जिनकी एक्यूरेसी जो है एक दिन में 0.1 सेकेंड तक पहुंच गई। और अब एटॉमिक क्लॉक्स के ऊपर काम हो रहा है जिसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो सन डायल, पेंडुलम क्लॉक, हेरिसन की जो क्रोनोमीटर था, क्वार्ट्ज, और फिर अब हम रुबिडियम, सीजियम, हाइड्रोजन मेजर और सीजियम के बारे में बात करेंगे जो नए जमाने की घड़ियां हैं, एटॉमिक क्लॉक्स हैं। मैक्सवेल ने कहा कि if then we wish to obtain standards of length, time and mass which shall be absolutely permanent, then we must seek them not in dimensions or motion or mass of our planet but in the wavelength, the period of motion and the mass of these imperishable, unaltered and perfectly similar molecules। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो है मान लो कोई परफेक्टली स्टैंडर्ड बनाना है, परफेक्ट टाइम का या लेंथ का या किसी भी चीज का, तो हम उसको एटम्स में ढूंढे। उस स्टैंडर्ड को बनाने के लिए हम जो है प्लेनेट में नहीं ढूंढे अपने, क्योंकि अर्थ हमारा प्लेनेट है। प्लेनेट में मास ऑफ द प्लेनेट या मोशन ऑफ द प्लेनेट के ऊपर मत बेस करें, हम उसको एटम्स के ऊपर बेस करें अगर हमें स्टैंडर्ड बनाना है तो कोई। तो इसी डेफिनेशन को मद्देनजर रखते हुए एटॉमिक क्लॉक्स बनी, बिकॉज एटम्स आर ट्रीटेड एज टाइनी ऑसिलेटर्स। एटम्स जो हैं आपको मालूम है, आप तो फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। तो इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए लाइट फोटोन को एब्जॉर्ब करता है। सो दीज आर द टू एनर्जी लेवल्स एंड दीज आर क्वांटाइज्ड, यू नो देम, that either electron has to be here or here, it cannot be anywhere in between. So these states are quantized states. So only certain quanta of energy are allowed corresponding to electron jumps between specified orbits. So ये यहाँ से यहाँ absorption होगा या यहाँ से यहाँ emission होगा, and this is defined E2 minus E1 is h nu. We know h is the Planck's constant and h nu. तो atomic clocks are most accurate man-made machine, and पेंडुलम की जगह हमने एटम लगा दिया उसमें, और इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है। 1 सेकेंड इन 1000 years of रुबिडियम क्लॉक, 1 सेकेंड इन 3 million years of सीजियम फाउंटेन। ये 1 सेकेंड इन 3 million years का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी घड़ी है ये जो आपको 3 मिलियन ईयर्स में 1 सेकेंड लूज या गेन करेगी। आपकी जो रिस्ट वॉच है वो आपको हर महीने, 2 महीने, 3 महीने, 1 साल में चेंज करनी पड़ती है, उसका टाइम एडजस्ट करना पड़ता है। ये घड़ी ऐसी है जो कि 3 मिलियन ईयर्स में सिर्फ 1 सेकेंड का चेंज आएगा उसमें। सो दिस इज बेस्ड ऑन क्वांटम ट्रांजिशंस बिटवीन द एटम्स। ये 1953 में जब पहली बार एटॉमिक क्लॉक बनी तो ये कार्टून आया न्यूज़पेपर में, द मोस्ट accurate time machine in the universe. It is even more accurate than the movement of the earth. So this was a very big machine that time, and there are many Nobel prizes which has been given for development of this machine. Rabi को मिला atomic beam magnetic resonance के लिए। First atomic clock भी जो है रैबी के टेक्निक पे बेस्ड थी, तो 1949 में जो है उनको नोबेल प्राइज मिला। और सीजियम एटम्स के ऊपर भी डिफाइन हुआ फिर एटॉमिक क्लॉक का सेकंड।
89 में रैमसे को नोबेल प्राइज भी सीजियम एटॉमिक क्लॉक्स के लिए मिला। फिर 1997 में एक नया तरह का इन्वेंशन हुआ, लेजर कूलिंग एंड ट्रैपिंग, जिसको 3 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला। इसके बारे में बात करूंगा अभी थोड़ी देर में। तो फिर फाइनली 1999 में एक फाउंटेन क्लॉक बनी जिसकी बहुत हाई एक्यूरेसी थी, 1 पार्ट इन 10⁻15, इसके बारे में मैंने आपको बताया था अभी आपको। ये पहली बार 1955 में एनपीएल, नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी यूके में जो है, उसमें पहली बार ये घड़ी बनी, जिसका फ्रीक्वेंसी जो है बहुत हाई ऑर्डर की फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट कर सकते हैं उससे। 1 हर्ट्ज को हम इतने सारे -10⁻15 ऑर्डर पे मेजर कर सकते हैं। सो दैट मीन्स इस घड़ी का फ्रीक्वेंसी जो है बहुत एक्यूरेट है, और ये मोस्ट एक्यूरेट रियलाइजेशन ऑफ एनी यूनिट है। आप लेंथ को भी या मास को भी या किसी और क्वांटिटी को भी, फोर्स को, किसी भी चीज को इससे ज्यादा एक्यूरेसी से मेजर नहीं कर सकते जितना आप टाइम को मेजर कर सकते हैं, सेकंड को मेजर कर सकते हैं। तो अभी हम सीजियम फाउंटेन बना रहे हैं, जिसके बारे में बात करेंगे। और मैंने आपको बता दिया कि ये कैसे ट्रांजिशंस विद इन द एटम्स के ऊपर बेस्ड है। और इसमें अगर आप हाइड्रोजन एटम को देखें तो ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियर स्पिन के बीच में इलेक्ट्रॉन भी स्पिन कर रहा है अपनी ऑर्बिट पे, और न्यूक्लियस भी कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो है, सपोज दिस इज ए न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है मान लो, तो न्यूक्लियस इज स्पिनिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस। एटम के बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ले लो, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहा है। सपोज इट्स ए स्फेरिकल ऑर्बिट मान लेते हैं, तो वो जो है अपनी एक्सिस पे भी स्पिन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और ये न्यूक्लियस भी स्पिन कर रहा है। अगर ये स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन और स्पिन ऑफ न्यूक्लियस सेम डायरेक्शन में है तो एक एनर्जी लेवल होता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे ऐसे स्पिन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो वो दूसरा एनर्जी लेवल होता है। दिस इज कॉल्ड हाइपरफाइन स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है अपना स्पिन ऐसे से ऐसे करने लगेगा तो उसकी एनर्जी चेंज हो जाती है, और उसका दैट इज सेपरेशन इज वेरी स्मॉल। द एनर्जी required for this flipping is very small. We'll talk about it. So this is how the atoms are known to us now. So what we do is we prepare the atom in a state. Jumping, that means frequency is not correct. So that tells us whether the frequency which we are applying is exactly similar to this or not. Whether it's a resonant process or not. So this is basically spin-spin interaction between nucleus and the outer electron in the ground state. So this is basically, you must have heard about SPD levels and all that, the electron levels. So these is basically, we are talking about the energy levels of the electron, and we also know the Heisenberg's uncertainty relationship, delta E delta T is greater than h upon 2 pi. So we will talk about this Planck's law. All this interaction is happening with the help of lasers. With the help of lasers, we are having this interaction. If we know that laser is basically stimulated emission, we all know that if in a laser, 1 photon corresponds to 1 label, 2 photons come out. Electron is here, it decays, and this is a stimulating photon. So this is how the laser works. So we also know that the Planck has told us Heisenberg uncertainty relationship is there, by which the wavelength and photon are counterintuitive. So in a rubidium atom, we talk about 2 isotopes of rubidium, 85 and 87, and this is the ground state which I was talking about. So here the nucleus and the electron are anti-parallel, and here both of them are parallel. So this separation is 3 gigahertz. Energy separation is 3 gigahertz. And here the energy separation is 6 gigahertz in 87 isotope of rubidium. So what happens in rubidium atomic clock is that there is atoms which are collected in this cell, the rubidium atoms, and a light is trying to
there is a light which is coming out of this lamp, which corresponds to these two energy levels. So this is like a laser light. So what is happening is, this light is filtered out and only red light is passing through this and falling on this cell. Now all the atoms are in this state because the atoms which are in this state are excited to the P half or P3/2 level and decay spontaneously to this level, but these atoms cannot fall back here on their own. So all the atoms finally are in this state. So this is called population inversion. Population invert हो गई मतलब कि सब electrons जो हैं इस जगह पहुंच गए, कोई भी electron यहाँ नहीं रहा. So now all the electrons are here and we shine microwaves corresponding to 6.83 gigahertz. That means we are shining photons. हम लाइट के पार्टिकल्स शाइन कर रहे हैं इस एटम्स के ऊपर. तो उससे क्या होगा, अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल करेक्टली ये है 6.8347 गीगाहर्ट्ज है, तभी these electrons will jump from here to here, otherwise it will not jump. So this is we do, अगर फ्रीक्वेंसी एटम्स जो है यहां से यहां जंप करेंगे तो ये लाइट की फोटो डिटेक्शन की वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि लाइट का ट्रांसमिशन इस सेल से चेंज हो जाएगा. तो उससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि एटम्स जंप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. So this is how the atomic clock works. The injected frequency matches the difference. The photodiode detects the reduction in the amount of light transmitted light. तो photodiode अगर ये एटम्स जंप करते हैं तो फिर जो है हमारा फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है और फोटो डिटेक्टर पर सिग्नल आ जाता है हमारा. So सीजियम में क्या होता है, ये तो रुबिडियम का है, मैं सीजियम के बारे में बताता हूं अभी आपको. सीजियम में भी यही होता है. सीजियम एटम्स और रुबिडियम एटम्स आर ऑल अल्कली एटम्स. बोथ ऑफ देम हैव द सिमिलर प्रिंसिपल. द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल. सो दिस क्वांटम जंप इज रिक्वायर्ड टू मेजर दिस एनर्जी. सो वी ऑलरेडी नो इन एटम. So I already told you that here this is the spin of a nucleus, this is the spin of electron. If they are anti-parallel, atom is in this, electron is in this state. If they are parallel, electron is in this state. So basically the spin of the electron and nucleus decides the state in the cesium atom. So this is called hyperfine splitting of the ground state. So what is happening, that we can treat the atoms as magnets. How? If electron is spinning in one direction and if it is spinning in another direction, the state is different. And once we apply a field, it changes its direction. See, when we are applying the field, so as soon as we apply the field on the atom, the state changes. So what is happening in the cesium atomic clock is that the atoms are initially in both these states. ऊपर वाली में भी होंगे, नीचे वाली में भी होंगे. फिर हम एक मैग्नेट लगा के